स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है। अब सस्टेनेबल हमने बोला बोला कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब कोशिश ऐसी कोशिश जिसमें हम इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान देके आज अपना महत्व पूरा करके अपनी जरूरतें पूरे करके हम क्या कर सके, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी इन्वायरमेंट को और अच्छा उनको दे सके। ये बात करी थी ना, इन अ बेटर वे और एटलीस्ट इन द सेम मैनर कि वो और डिग्रेडेड या खराब ना। ठीक बात है। तो बच्चे उसके लिए कह रहे हैं क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। अब देखा जाए तो अभी हमने जैसे क्वेश्चंस PYQs देखे थे ना अभी डाइस के। तो हमने उसमें ये देखा था कि ये स्ट्रैटेजीज यूज की गई है, जैसे ई व्हीकल्स। ठीक है। फिर हमने बात करी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी देखे थे, जो पिक्चर वाले क्वेश्चन है। तो उसमें ये स्ट्रैटेजीज यूजुअली आप कैसे कैसे पॉइंट्स यूज कर सकते हो, उसकी रीडिंग कर लेंगे। ठीक है। नंबर वन इज यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में नंबर वन ये कह रहे हैं कि हमारे पास थर्मल और हाइड्रो पावर एनर्जीज बहुत है। ठीक है। इंडिया इज डिपेंडेंट, बोथ ऑफ देमसेल्व्स हैव एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक बात है। एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, खराब करते हैं। राइट। थर्मल पावर प्लांट्स emit large quantities of carbon dioxide, which is a again greenhouse gas, which is going to what? Deplete the ozone layer. Yes, and increase global warming. Right. तो ये प्रॉब्लम है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्लाई एश। ठीक है। Hydroelectric projects in undate forests and interfere with natural flow of water in catchment of areas and river basins। और हाइड्रोइलेक्ट्रिक नाम से पता लग रहा है पानी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इट इज नॉट थ्रू सोलर पैनल्स बट रादर थ्रू तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी से, वो जो डैम्स वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आई होप सबको पता है कि उसके थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। उससे क्या होगा, आपको नहीं लगता कि मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो है वो, ये मेरीन लाइफ डिस्टर्ब होती होगी? डेफिनेटली होती होगी। तो कह रहे हैं कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं और अपना एश फ्लाई करते हैं। और जो यस और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है वो क्या करेगा, रिवर बेसिन्स को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो दोनों अगेन क्या है, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं ना, इसका मतलब यस कर रहे हैं। तो कह रहे हैं विंड पावर एंड सोलर पैनल्स आर गुड एग्जाम्पल्स। हमें क्या करना चाहिए, विंड मिल्स और सोलर पैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रादर जनरेट करनी चाहिए और वही यूज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए लेस, मतलब रादर हार्मफुल ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट को एज इट इज यूज कर रहे हैं, धूप आ ही रही है ना, पैनल्स पे पड़ रही है तो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। दूसरा क्या है, हवा चाहिए तो विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब भी विंड एनर्जी के थ्रू ले सकते हैं ना, विंड मिल्स। यस। So, Vijay, wind power and solar rays are good examples of conventional. In recent years, some efforts have been taken to tap these energy sources. ठीक है। अब बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स मैंने आपको बताया हर न्यू कंस्ट्रक्शन में, न्यू बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम नहीं देखते थे इतने सोलर पैनल्स हर जगह पे, बट अब बहुत ज्यादा, मतलब अर्बन एरियाज में भी ये बहुत ज्यादा चल रही है। राइट। तो नंबर वन समझ आया, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स। Number two is wind power again. So in areas where the speed of wind is usually high, windmills can produce electricity without any adverse impact on the environment। हवा तो चल ही रही है ना, देखो जी, बस मैंने क्या करा, एक विंडमिल बना के खड़ा कर दिया। वो जितना जोर के घूमेगा उतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी, मतलब उतनी ज्यादा इंटेंसिटी पावर की अच्छी होगी, उतनी ज्यादा जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। यस। तो क्या मैं इन्वायरमेंट को कहीं पे डिसरप्ट कर रही हूँ या खराब कर रही हूँ उसका फ्लो? नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट के फ्लो में ही उसको यूज कर रही हूँ। कोई पोल्यूशन भी नहीं आ रही। ठीक है। विंड टर्बाइन्स मूव विद विंड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। वही बात है, वो जो उसके पक्खे हैं और जो उसकी मोटर है, ठीक है, वो क्या करेगी, जैसे ही हवा तेज चलेगी तो वो घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। द इनिशियल कॉस्ट इज हाई ऑब्वियसली। सोलर पैनल्स चाहे आप इंस्टॉल करो चाहे आप विंड मिल्स इंस्टॉल करो, तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, हमेशा ज्यादा है। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट द बेनिफिट्स और सच दैट हाई कॉस्ट गेट इजिली अब्सॉर्ब। लेकिन बेनिफिट्स इतने ज्यादा है कि वो कॉस्ट जो है बहुत कम पड़ती है। ओवरऑल कॉस्ट टू द एनवायरमेंट इज जीरो। ठीक है। बट वो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी इज ज्यादा हाई, बट ओवरऑल देखो अभी भी तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे ही कर रहे हैं ना, बाद में क्या हो जाने वाली है, फ्री। यस और नो? सो बेनिफिट्स जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर किया जाए तो बेनिफिट्स आर मच मोर। पहली बात समझ आ गई। फिर सोलर पैनल्स थ्रू
फोटो वोल्टालिक सेल्स, वो जो शीट देखते हैं सोलर पैनल्स की दूर से दिख जाती है, तो कह रहे हैं उसके थ्रू अब सोलर एनर्जी जो नेचुरली यूवी रेज हमारे यहाँ पे आ रही है जो कि ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, उसका भी बेनिफिट उठा लो। वो पैनल्स लगाओ, हीट उसके ऊपर आएगी, जैसे ही स्ट्राइक करेगी सनलाइट हीट, वैसे ही हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं उसका भी यूज करो। With the help of photovoltaic cells, solar energy can be converted into electricity. These cells use special kind of materials to capture solar energy, then convert it into electricity. यही बात करी हमने। फिर this technology is extremely useful for remote areas and for places where supply of power through grid or power lines is either not possible or proves very costly. कह रहे this technology is extremely useful है for remote areas and for places where supply of power through उल्टा लिखा होना है grids or power lines is either not possible or proves very costly। हाँ ठीक है, मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नॉर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स या कह लो आप पॉसिबल नहीं है कि हम पहुंचा सके वहां पे, तो वहां पे क्या है, एक तो देखो खुली डुल्ली जगह है, मैदान खुले हैं, वहां पे अगर आप ये शीट्स लगा दो, सेल्स लगा दो, तो क्या होने वाला है, धूप तो हर जगह आएगी, वो जैसे आएगी वहां से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली प्रोड्यूस होगी। बट यहाँ पे बस एक वो हो जाता है कि अगर धूप आ रही है तभी होगा, अदरवाइज नहीं। वो तो ठीक है कैप्चर करेगी, बट बैक एंड क्या है उसका, फिर वो प्रॉब्लम है। थोड़े टाइम के लिए तो जितनी रिजर्व होगी, राइट, ये थोड़ी ना कि सिर्फ दिन वाले टाइम पे चलेगा, इतना तो पता है बच्चे, बेसिक। यस, तो ये कह रहे हैं फिर भी ठीक है, ज्यादा कहाँ पे ये पॉसिबल है, यहाँ पे तो चलो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, बट ऐसी जगहों पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है खुद मतलब ऐसे पहुंचानी, तो क्या कर सकते हैं, ये शीट्स जो है यूज करके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो कह रहे हैं भारत जो है उसे एक और अलायंस, अलायंस क्या होता है कि दोबारा से हाथ जोड़े हैं किसी के साथ, मतलब शेक किए हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी। ठीक है, मतलब कि एक कह लो कि वो बनाया है, एक अग्रीमेंट है कि अलायंस होते बेसिकली हाथ मिलाना, ठीक है, टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, जिसमें हम लोग बड़े सीरियस है कि हमें इस तरीके से काम करना है। तो देश इकट्ठे मिले और उन्होंने सोचा है कि हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को यूज करेंगे। तो इंटरनेशनल मतलब और देश भी हैं इसमें, ठीक है, अलायंस जो दोस्ती जिसके थ्रू हम क्या करें, वी आर स्प्रेडिंग द यूज ऑफ मोर सोलर पैनल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द नॉर्मल वे, राइट। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जानने दो कि सभी को भाई। सो बच्चे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो हमने साइन किया हुआ है इंडिया ने, ठीक है, तो एक ये छोटी सी चीज है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। देन क्यों मतलब कहीं पे भी तुम्हारे को लिखना पड़ जाए अगर सोलर एनर्जी के ऊपर, तो यू कैन यूज दिस पॉइंट आल्सो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, LPG, Gopar gas in rural areas. So households in rural areas generally use wood, dung cake or other biomass as fuels, which causes deforestation, reduction in green cover, wastage of cattle dung and एयर पॉल्यूशन। तो कह रहे हैं रूरल एरियाज में, गाँव में बच्चे क्या होते थे, वुड वुड समझते हैं ना, जो आग जला के फिर अपना काम कर रहे हैं, या फिर पहले चूल्हा चलते होते जिसमें फूक मार मार के औरतें चलाती थी चूल्हा। ठीक है, डंग केक क्या होता है, गोबर के पट्टे जो होते हैं, ठीक है, और अदर बायोमास एज फ्यूल्स। इससे क्या होएगा बच्चे, जब हम वुड काट रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। और ये जो हमारे डांकी के बायोमास है, इससे क्या होने वाला है, अगेन हमारे पास एयर पोल्यूशन, कैटल डंग वगैरह ये सारी, इन सब से क्या होगी, एयर पोल्यूशन होती है। ठीक है, सो टू रेक्टिफाई द सिचुएशन सब्सिडाइज एलपीजी इज बीइंग प्रोवाइडेड। क्या गवर्नमेंट हर जगह पे एलपीजी प्रोवाइड कर रहा है? यस, रूरल एरियाज में अगर औरतों के नाम पे एलपीजी गैस है, ये यहाँ पे भी पहले स्टार्टिंग में था तो सब्सिडीज मिलती है। ठीक है, फ्री एलपीजी मिलता है रूरल एरियाज में, सिलेंडर मिलता है बच्चे। यस, so it is clean, useful, it reduces household pollution to an extent, also energy waste is minimized। ठीक है, in addition gobar gas plants are being set up through easy loans and subsidy। ठीक है, तो उसके बाद जो गोबर गैस प्लांट्स बना रही हैं इंडस्ट्रीज, जो मतलब कि सेटअप कर रही हैं गोबर गैस बनाने में, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो कि डंक आया, अब उसको यूज करने की जगह इंडस्ट्री सेटअप हो रही है जो कि गैस प्रोड्यूस कर रही है, इससे मतलब एक तरह का कह लो कि प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, राइट। तो कह रहे हैं अगर वो इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो उसको भी सब्सिडीज दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, so gas which is produced is
used as fuel, while the sari which is left over is very good organic fertilizer and soil conditioner. तो कह रहे हैं इसमें क्या विन विन है। पहली बात तो हमारी यहाँ पे एक तो क्या फ्यूल जो यूज हो रहा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, अच्छे क्वालिटी का फ्यूल यूज मतलब आ रहा है जो हम बना पा रहे हैं जो प्रोडक्ट है। और दूसरा जो उसका एक्स्ट्रा जो वो बच गया ना वो भी एक बाय प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब प्रोडक्ट में से जो वेस्ट बच गया है उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब अगर वो यूज हो रहा है, ठीक है ना। वेस्टेज जब अगर किसी किसी और काम में यूज हो जाती है तो उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं, बी वाई, समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो उसका बच गया ना सरी, वो क्या है अगर हम उसको सॉइल में मिला देंगे ना तो उसकी मॉइस्चर लॉक हो जाएगा सॉइल में, मतलब कि एक अच्छा है, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, यस और नो, और ऑर्गेनिक है, राइट। तो ये विन विन है, दोनों तरीके से अच्छा है। सीएनजी इन अर्बन एरियाज, तो अब ये तो आप देख ही रहे हो सीएनजी, बहुत सारी जितनी टैक्सीज है सारी सीएनजी यूज करती हैं इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। यस, सो ये कह रहे हैं इन दिल्ली द यूज ऑफ सीएनजी एज अ फ्यूल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज सिग्निफिकेंटली लोअर द एयर पोल्यूशन, तो ये पोल्यूशन भी ऑब्वियसली कम करता है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे चंडीगढ़ में भी जितनी भी टैक्सीज हैं येलो प्लेट वाली वो क्या करती है, सीएनजी यूज करती है, ठीक है। मेनी हाइडल प्लांट्स, so in mountainous regions, a large number of perennial streams can be found. ठीक है, पानी बहता हुआ दिख रहा है। Many hydel plants use energy of such streams to move small turbines. तो अगर आपको ये टर्बाइन एनर्जीज बेसिकली प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो थोड़ी थोड़ी स्ट्रीम ऑफ वाटर जो झरने से छोटे छोटे फैल रहे बह रहे होते। Such power plants are environmentally friendly as they do not change the land use pattern in areas where they are located. तो कह रहे हैं इसके हमारे को जगह चेंज करने की जरूरत नहीं कि हमारे को एक प्रॉपर डैम चाहिए, ठीक है, या हमारे को एक्वेटिक मरीन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को डिसरप्ट करेंगे, बस जहां से झरना बह रहा है वहां से या इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे जेनरेट पावर टू मीट लोकल डिमांड्स, तो ऑब्वियसली ये जहां पे है वहीं पे अगर हम इसको बना देंगे तो आसपास के जितने भी माउंटेन एरियाज की जो भी रीजन है, ठीक है, उनको पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इजिली हो जाएगी। यस, दे ऑल्सो कैन डू अवे विद द नीड फॉर लार्ज स्केल ट्रांसमिशन टावर्स एंड, ये मैंने बात कर दी ना, टावर केबल्स वगैरह की जरूरत है नहीं। ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप इलेक्ट्रिसिटी को जब ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू केबल्स एंड वायर्स तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। यस, मतलब कि वो उस फ्रीक्वेंसी से नहीं जाएगी, लेकिन अगर जहां पे है सोर्स वहीं पे अगर मैं कुछ केबल्स वगैरह मतलब जो ये है इसके थ्रू हाइडल प्लांट्स अगर वहीं पे ही इंस्टॉल कर दूंगी जहां पे मूवमेंट है, जिस फॉर्म में ही वो आ रहा है, तो नेचुरल फॉर्म में ही आ गया, और ऊपर से ये केबल्स वगैरह बनाऊंगी नहीं तो लॉस भी नहीं होगा, राइट, और इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं हो रही, मतलब मरीन लाइफ जो है वो डिसरप्ट नहीं हो रही है, ठीक है। Traditional knowledge and practices. So traditionally, our agriculture system, healthcare system, housing, transportation have been environmentally friendly. Now it's time to revert back to them. तो कह रहे पहले के जमाने में जैसे हम नॉर्मल काम करते थे जहां पे इन्वायरमेंट के साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं होती थी, कह रहे कि अब टाइम है कि दोबारा से उसी एरा में जाओ, बट क्या उसी वे में कि थोड़ा सा और मॉडर्न वे में, मॉडर्न वे में, यस। सो आवर ट्रेडिशनल सिस्टम जस्ट लाइक आयुर्वेदा, ठीक है, Unai, Tibetan and folk systems are known for testing chronic disease problems, ठीक है, या health problems, whatever, using herbs which are free from side effects and do not involve large scale industrial and chemical processing. तो ये जो दवाइयां बनाती है क्या ये भी एयर पोल्यूशन करती है, वाटर पोल्यूशन करती है, यस डेफिनेटली करती है। तो क्या आयुर्वेदा तो क्या करता है, क्या वो पोल्यूशन कभी भी करेगा, नहीं, लेकिन आयुर्वेदा से कितनी सारी बीमारियां ठीक होती हैं। यस, क्रॉनिक मीन्स बहुत ज्यादा जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं या डिजीजेस है लाइक कैंसर वगैरह, इनका भी क्योर जो है हम आयुर्वेदा में पाते हैं। तो कह रहे हैं आयुर्वेदा को दोबारा से आप देख रहे हैं आप कितने ज्यादा ये आयुर्वेदिक बहुत ज्यादा चल रही है हर चीज ही। देखो अब आपने कभी देखो कि ये जो हमारे रामदेव है, चाहे ये भी यूज करते होंगे और चीजें, मुझे नहीं पता, हाँ, अरे पतंजलि का, यस। तो इसको इतना ज्यादा मोदी जी के टाइम पे ही आपने देखा है कि फेम मिला है बहुत ज्यादा, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे यूजिंग, मतलब बहुत टाइम तक इनको सब्सिडीज दी गई, टैक्स ही नहीं लगा इनके प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, ताकि हमारे लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से आयुर्वेदा को यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिहैब सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जाओ अपने आप को वो कर लो जैसे एडमिट कराओ, ठीक है, तो वो आपकी पूरी बॉडी को कहते हैं डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, सुना है ऐसे सेंटर्स होते हैं, है ना। तो बच्चे जैसे यहाँ पे सुना है जीना सीखो, एड भी आती है उसकी, नहीं सुना, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि ये जो है तरीके तिब्बतन
तरीके भी, ये भी जड़ी बूटियां यूज करते थे। तो कह रहे ये डिफरेंट डिफरेंट पुराने तरीके और नुस्खे जो है लेके आओ इंस्टेड ऑफ दोज एलोपैथिक मेडिसिन दैट वी आर यूजिंग। वाई? बिकॉज वो जो दवाइयां बन रही हैं उससे क्या है, अगेन एयर एंड वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। बायो कंपोस्टिंग सुना है कभी? आपने देखे कि जो छिलके होते हैं, जैसे केला हो गया, जितने भी वेजिटेबल्स पील्स वगैरह हो गए, तो इनको ना क्या करते हैं, अलग से संभाल के रख लेते हैं, फेंकते नहीं है, इसको इकट्ठे कर लेते हैं, इसमें ना फिर बॉम्ब्स वगैरह डाल देते हैं, और वो उनको खा के ना, सारा खा के क्या कर देते हैं, खाद बना देते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं वो इतनी न्यूट्रिशियस होती है ना, ठीक है, कि एक तो क्या उसमें आपने कोई गंद ही है, देखो एक तरह से वेस्ट है ना, हम तो फेंक देते हैं पील्स वगैरह, वेजिटेबल और फ्रूट पील्स। अब उसी के थ्रू अगर आप सोचो मैन्योर या ये सॉइल आपका बन रहा है, तो डोंट यू थिंक वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती होगी, और एक नेचुरल वे है ऑफ प्रोड्यूसिंग मैन्योर? यस और नो? तो ये बायो कंपोस्टिंग बोलिए कि जहाँ पे पील्स वगैरह इकट्ठे कर लो, वॉर्म्स वगैरह उसमें डाल देते हैं, वो खा के ना उसको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कहते हैं ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसमें जो भी तुम उगाओगे ना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बनता है। बट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वाटर जिस तरीके जितना एडिक्वेट मांग रहे हैं, टेम्परेचर जो सा है वो भी ऑब्वियसली एडिक्वेट होना चाहिए, नहीं तो खराब ही हो जाएगा। क्लियर? तो वो नहीं कन्वर्ट होगा, तो ये सारी चीजें। So in composting में, in our quest to increase agriculture production, we neglect the use of compost and completely switch over to chemical fertilizers like your use in HYV. Yes or no? Then the result is loss of soil fertility. Chemical contamination कैसे होगी? Through pesticides, हाँ या नहीं? और water bodies including groundwater and increased demand for irrigation year after year. क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ही कम होगी, तो पानी डालोगे डालोगे, और जो आपका केमिकल्स जा रहे हैं वो जाते कहाँ हैं? आपने पढ़ा है कि ग्राउंड लेवल पे चल जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ भी खराब करेंगे और सॉइल की भी फर्टिलिटी खराब करते हैं ये लोग। यस। फिर फार्मर्स हैं, और ये जो हमारी कैटल्स खाएगी वो भी बीमार होती हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू। यस। तो फार्मर्स हैव अगेन स्टार्टेड यूजिंग कंपोस्ट मेड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। मैंने आपको बताया वेस्ट यूजुअली क्या होता है, आपका पील्स होती है। ठीक है। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स होती हैं उसको। कैटल्स आर मेंटेन्ड बिकॉज दे प्रोड्यूस डंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली कैटल भी मेंटेन करोगे, तो जो उनका डंग है वो इसमें यूज होता है। ठीक है। ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को और ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर सके। अर्थ वॉर्म्स मैंने आपको बताया कि इसमें वॉर्म्स का यूज होता है, वो खाते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं। सो अर्थ वॉर्म्स कैन कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट faster than the normal composting process. This process is now widely being used. ठीक है। तो अब दोबारा से हम क्या, चाहे तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस कंपैरेटिवली, बट इसको यूज किया जा रहा है, इसमें हाई क्वालिटी का फूड जो है वो बनाया जाता है, वो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, बायो पेस्ट कंट्रोल। तो ये पेस्ट कह रहे हैं कि अब ये जो आप पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह हम छिड़क रहे हैं जो कि फूड को, सॉइल को कंटामिनेट करता है, तो क्या इसको अब हम देखो 100% तो हम कंप्लीटली इसको खत्म नहीं कर सकते, अदरवाइज इंडिया दोबारा से बहुत पीछे चल जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमारे को, इस तरह के पेस्टिसाइड्स मतलब बेसिकली नॉन केमिकल यूज करने चाहिए, जो कि क्या करेंगे, हमारे फर्टिलाइजेशन में ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हेल्प तो करेंगे करेंगे, और हमारे ये जो जो और वो है, सॉइल है, या फिर जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स हमारे खाने को भी खराब कर रहे हैं, सॉइल को भी खराब कर रहे हैं, अंडर ग्राउंड वाटर को भी खराब कर रहे हैं, और एनिमल्स को भी बीमार कर रहे हैं, क्योंकि उनको अगर गाय खाएगी तो वो मर जाएगी, या कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे तो कहते हैं कि गाय के अंदर तो जाता ही नहीं, यहीं पे अड़ जाता है, बट अदरवाइज और जो एनिमल्स है उससे लाइफ साइकिल आपकी डिस्टर्ब होगी। बच्चे इतना मेरे को ब्लैंक एक्सप्रेशन मत दो, थोड़े से उठ जाओ, थोड़े से प्लीज, मैं परेशान हो रही हूँ तुम्हारी शक्ल देख के। प्लीज लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा डील कर लो। तो बच्चे उसके थ्रू कह रहे हैं कि आप ये भी तरीका है कि बायो मतलब बायो मीन समथिंग विच सस्टेन्स लाइफ। तो इस तरीके से आप चीजें करो जो कि क्या है, विच इज मोर बायोलॉजिकल, विच इज मोर life sustaining than using chemical fertilizers or pesticides. So excessive use of chemical pesticides has resulted in contamination of food products, soil, water bodies and even groundwater. तभी तो लोग इतनी छोटी छोटी उम्रों में मर रहे हैं, या बहुत ज्यादा बीमारियां आजकल के टाइम पे फैल रही है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स, हमारा कहते हैं ना खाने में मिलावटी बहुत ज्यादा है, अडल्ट्रेटेड फूड है। वो अडल्ट्रेशन इसलिए नहीं है कि कंकड़ मिले हुए हैं,
वो इसलिए है क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत छिड़के हुए हैं, वैक्स लगी हुई है। कहते हैं ना कि कोई भी एप्पल है, पहले के जमाने में जब हम छोटे थे हम लोग तो ऐसे सीधा खा लेते थे, अब कोई खा ही नहीं पाता बिना छिलके उतारे। या मम्मी कहती है पहले वैक्स जो है वो उतार लो, क्योंकि आजकल बीच में सुना था एड वो आ रही थी न्यूज के, ग्रेप्स भी मत खाओ, ग्रेप्स बीमार कर रहे हैं उसके ऊपर जो लगा हुआ है मटेरियल, वैक्स वगैरह। ग्रोथ के लिए ना यार, देखो ये लोग क्या करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स में और उसके बाद वैक्स लगाते हैं ताकि खराब ना हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो सेफ है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? नो। वाई? वो एकदम हमें नहीं मारेगी, बट इट इज अ स्लो पॉइजन, राइट? तो कह रहे कंटामिनेट करेगी ये सारी चीजों को। टू मीट द चैलेंजेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स बेस्ड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स इज बीइंग प्रमोटेड। तो कह रहे हैं कि केमिकल मत यूज करो, लेकिन देखो अब हमारे को कुछ तो चाहिए ना, क्या करो, एनिमल्स का यूज करो। ठीक है, अब वो क्या है, सेवरल टाइप्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम नीम एंड दीज आर बीइंग यूज्ड। तो कह रहे नीम जो है वो क्या क्या कोई भी खा सकता है, कड़वा होता है ना, तो कह रहे नीम से बने हुए पेस्टिसाइड्स यूज करो। ठीक है, केमिकल नहीं, बट नीम को स्प्रे करके किसी तरीके से यूज करते हैं, वो करो। अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग अबाउट वेरियस एनिमल्स एंड विच इज हेल्पिंग पेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि पेस्ट, अब जैसे सांप है वो इंसेक्ट्स को खा सकता है, लिजर्ड्स भी खा लेती हैं, तो कह रहे ऐसे एनिमल इन सबको ये जो है पेस्ट, इन सबको एनिमल्स को यूज करो ताकि ये पेस्ट को खत्म कर सके। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया एक और तरीका होता है कि पीला कपड़ा अगर लगा दें आसपास, क्योंकि कहते हैं ना जैसे अगर कहीं पे भी चींटियां चल रही होती है, चिड़िया होती है, तो मम्मी वहां पे हल्दी डाल देती है अगर मारना नहीं चाहती कि चींटियां हट जाए। तो येलो को देख के जितने भी पेस्ट हो जाते हैं वो दूर भागते हैं। तो येलो कपड़ा, बाउंड्रीज बनाना, वो भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स आर यूज आर वन ऑफ द प्राइम ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच प्रे ऑन रैट्स, माइस एंड वेरियस अदर पेस्ट। लिजर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। ये दोनों कर सकते हैं इनका खात्मा, बिल्कुल। So similarly, large varieties of birds, for example, owls and peacock, prey upon venom, vermin and pests. हाँ या नहीं? पीकॉक भी वही खाता है, देखा होगा वॉर्म यूजली, या देखा होगा उसको भी खा लेता है अपना, लिजर्ड वगैरह को भी, राइट? तो कह रहे हैं कि इनके थ्रू भी आप कर सकते हैं पेस्ट कंट्रोल। if these are allowed to dwell around the agriculture area। कह रहे हैं अगर एग्रीकल्चर एरियाज को इस मतलब स्नेक्स भी हो वहां पे, लिजर्ड्स भी हो, और उनको खाने के लिए मतलब कि सिर्फ अगर वही रिप्रोड्यूस होते रहेंगे तो हर जगह सांप ही सांप और छिपकलियां हो जाएंगी, तो उनके लिए क्या कर दो, पीकॉक और आउल कर दो। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, तो दे आर अलाउड टू dwell अराउंड द एग्रीकल्चर एरिया, दे कैन क्लियर लार्ज वेराइटीज ऑफ पेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, mixed cropping again and growing different crops in consecutive years on the same land also have helped farmers। तो ये जो क्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक साथ ही, ठीक है, एक एक जगह पे आप एक लेयर पे कोई क्रॉप यूज कर रहे हैं फिर दूसरा कर रहे हैं साथ के साथ, तो उससे भी कह रहे हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो हर सीजन में जब भी आपने आप एक बारी कोई चीज बनाई तो अगली बार दूसरी डिफरेंट चीज बनाएंगे। ठीक है, सेम नहीं बनाएंगे, तो उससे भी क्या होता है, फर्टिलिटी इंप्रूव ही होती है। तो दिस हैज ऑल्सो हेल्प द फार्मर्स इन लॉट वेज। ठीक है, ये वाले समझ आई बातें, ये वाली सारी जो हमारी नोट्स वाली हैं लास्ट की, क्योंकि इनके ऊपर आप कुछ पॉइंट्स उठा के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर पिक्चर वाले आ गए तो। देखो एक बारी, फिर मैं क्वेश्चंस दिखा रही हूँ और थोड़े से। ये देखो इधर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा ये वाली लाइट कहीं से बंद करके देखना। थोड़ा सा दिख रहा है कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा? ये वाली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर्स ट्रिगरिंग द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसे चीज है जिससे इन्वायरमेंट ट्रिगर हो रही है, खराब हो रही है? सॉइल डिग्रेडेशन लग रही है थोड़ी सी, हाँ या नहीं? और डिफॉरेस्टेशन भी कह सकती हूँ मैं, बंजर जमीन दिख रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, बल्कि वही लग रही है डिफॉरेस्टेशन। तो इससे क्या होगा, क्या इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं,
हाँ, और क्या आ रहा है? क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड। तो आपने अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिख लिया, दोनों लिख लिया, फुल मार्क्स हैं आपके। देख रहे हैं कि क्या है, बिल्कुल खाली जगह है, सिर्फ दो पेड़, एक ये बुश उगे हुए हैं, एक वो पेड़ उगा हुआ है। तो अब जो हमारी यहाँ पे अगर हम साफ ही करे जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को बिल्कुल ही निकाल रहे हैं, एक तो वो भी हो सकती है अपना ऑक्सीजन की कमी, यस और नो? हाँ या नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए और ऑक्सीजन निकालने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ है ही नहीं। ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लड्स भी बहुत ज्यादा इसकी वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि उसको स्टॉप करने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास, वेजिटेशन। देन हमारे पास क्या है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगेन अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं है। ठीक है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इमिट हो रही है, विच इज थिनिंग द ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो 2 से 3 नंबर में इतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर अगेन ये देखो, interpret the given picture on account of how reliance on conventional sources of energy is harmful for our environment and what is the way ahead। तो ये देखो, ये क्या कर रहे हैं इन्होंने, बल्ब बना रखा है। अभी अभी हमने देखा ना ऐसा कुछ, देखो बल्ब बना रखा है और ये पेड़ भी खराब करे, पीछे विंड मिल्स है। तो आप क्या कर सकते हो, दैट रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड मिल्स, सोलर पैनल्स। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और जो थर्मो इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं, ये पावर ऑफ यूज ऑफ एनर्जी क्या कर रही है हमारी, एक तो एयर पोल्यूशन कर रही है नंबर वन, और दूसरा क्या कर रही है, हमारी इक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर हम विंड मिल्स को खड़ा कर देंगे, जो कि नेचुरल फोर्स ऑफ विंड को ही यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उससे विन विन सिचुएशन हो रही है। सेकंड, अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चा, सोलर पैनल्स जो है यूज करते हैं, अगर से सपोज यहाँ पे तो वैसे सोलर का कहीं दिख नहीं रहा, पर बल्ब बना हुआ है, तो मैं मतलब इसके थ्रू ही कर सकती हूँ वैसे तो विंड मिल्स, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रेट करनी है ना मैंने पिक्चर। हाँ, तो यहाँ पे सोलर पैनल्स नहीं हो सकते, यहाँ पे विंड मिल के थ्रू आ सकते हैं। तो पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा और जो हमने विंड मिल्स का पॉइंट पढ़ा, दोनों आ सकते हैं। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम बताओगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके प्रॉब्लम है जी, पोल्यूशन है, उसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, विंडमिल्स लो। ठीक है, ये तो लास्ट चैप्टर बस हमारा, इसका तो एक ही रह गया ना, आईईडी का, नेबरिंग कंट्रीज ही रह गया, बाकी तो सारा हो गया, सारा हो गया। क्या हुआ बच्चे, बोलो, क्या हुआ, क्यों क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल एस्थेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, क्या करूँ इसमें बच्चे बताओ? कोई बात नहीं, आ जाना मेरे पास, अभी ले आओ, अभी समझा दूं क्या? ये वाला पॉइंट समझ, देखो, एस्थेटिक सर्विसेज बेसिकली क्या, बच्चे जाते हैं बहुत सारे लोग घूमने, क्यों, सनसेट देखने, ठीक है, सनराइज देखने। आप पहाड़ों में जाते हो, कितना सुंदर व्यू मिलता है। अब एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं कल शाम को ही कसौली गई, वहां पे बिल्कुल बादल यहाँ पे आए थे। अब हम क्यों जा रहे हैं कसौली, सिर्फ एक अच्छा सा व्यू देखने, है ना, और इन्वायरमेंट को एंजॉय करने। यही होता है ना, इन्वायरमेंट को एंजॉय करने आए हैं। कसौली क्यों जाते हैं लोग, मनाली क्यों जाते हैं? आप समझ रहे हो यार, रोहतांग क्यों जा रहे हैं? इन्वायरमेंट के एक वो देखने के लिए, सीनरी को देखने के लिए। तो वो भी बात करें दैट इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विस, सॉरी, एस्थेटिक सर्विसेज लाइक, राइट, क्या आसपास वो जो आपको आई प्लीजिंग है, इवन दैट इज अ जॉय ना, खुशी होती है देख के, बड़ा अच्छा लगता है, जाके बैठो थोड़ी देर, आधा पौना 1 घंटा। सुखना लेक कोई सुबह सुबह क्या है, सनराइज वाला टाइम कितना अच्छा लगता है। तो दैट इज अगेन एन एस्थेटिक सर्विस। ठीक है, और कोई डाउट है बच्चे, पूछो। एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, तो कोई भी कर सकते हो। सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, एस्थेटिक फंक्शंस, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है, हर तरह की रिसोर्सेज भी हमारे को एनवायरनमेंट से मिल रही है। ठीक है, चलो, आगे।
मिनी हाइडल प्लांट्स अभी हमने पढ़ा, वो जो झरने से ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इज गुड फॉर एनवायरमेंट बिकॉज दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरियाज। एक तो लोकल एरियाज के लिए करते ही हैं, यस। दूसरा, दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, यस, ये बात भी करी हमने। एंड दे रिलाई ऑन पेरिनियल स्ट्रीम, उसी स्ट्रीम में ही। तो तीनों है ना, यस और नो? यस, ऑल ऑफ दीज 1 2 and 3। क्लियर? अभी पढ़ा ना मिनी हाइडल प्लांट्स के बारे में। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंज, तो क्या दिख रहा है? डिफॉरेस्टेशन। सो इसमें आप क्या लिख सकते हो? हटो। एग्जॉस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज, ऐसे कह सकते हो। थ्रू मतलब वाई डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उससे आगे वही प्रॉब्लम्स आने वाली है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बहुत ज्यादा इमिट होने वाली है, विच इज गोइंग टू थिन द ओजोन लेयर। ठीक है, फिर आप और क्या बात कर सकते हो? क्लाइमेट चेंज के बाद, यस ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर? ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और उस वजह से स्किन कैंसर वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, यस। तो मेनली नंबर वन तो पहले आपके यही दोनों पॉइंट्स होने चाहिए, और बाकी ये कह सकते हो दैट इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस ऑल्सो, लाइक वो ही है कि डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं, क्राइसिस आ रहे हैं, लाइक अपना फ्लड्स एंड फेमाइन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। देखिए सेम चीजें है, कुछ बहुत परेशान होने वाली इन्वायरमेंट में बातें है ही नहीं है। ये हमने पढ़ लिया, मिनी हाइडल वाला। ये देख लो, डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, सो इसे वो भी है, और नेचुरल हैबिटेट भी खराब होता है, ये भी लिख सकते हैं। वो सॉइल इरोजन भी हो रही है, प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ये तो हमने बात करी है। आप कोई भी लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये विजुअली इम्पेयर्ड में भी बस उन्होंने पॉइंट वो ही लिख दिया था। ओके, मिनी हाइडल आ जाओ। स्टेट एंड डिस्कस एनी वन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्ड इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कोई भी कर सकते हो, जरूरी तो नहीं मिनी हाइडल ही करने। सोलर एनर्जी कर सकते हो, विंड एनर्जी कर सकते हो, बायो कॉम्पोस्ट कर सकते हो, बायो पेस्ट कर सकते हो, कोई भी एक। ठीक है, तो कितने का है? ये है टू, कितना? ये फर्स्ट पॉइंट इज फॉर 2.5 मार्क है कि क्या है? नहीं, हाँ 3 क्या है, राइट। 3 मार्क्स। तो पहले नाम लिखोगे, स्टेट बोला तो नाम लिखना, अगर जिसने सिर्फ नाम लिखा तो आधा नंबर, उसको एक्सप्लेन किया तो 2.5 नंबर, तो 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे? Then, in an economy where the rate of resource extraction is lower than the rate of regeneration, environment may operate into within its carrying capacity। ये अपने लास्ट टाइम में डिस्कस किया, वेरी गुड। फिर ये देखो, serious concerns over climate change is taking over the attention of the world. In the light of the above statement and image, discuss any two strategies to tackle the global concern of environmental degradation. So, what can you use? Two things: solar panels and windmills। Very good। तो solar panel में you can use another word जो अभी हमने करा, in international solar alliance। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। चलो आगे। ऑन द जॉब तो एक अलग चीज है, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू हिम, ये हमने बात कर ली थी ना, ये भी ये इसी की बात करी थी ना हमने, विच वन इज नॉट। सेम क्वेश्चन आ गया, आ जाओ। इन द लाइट ऑफ द गिवन इमेज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी वन स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी हमने कर ली थी ना। वेरी गुड, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी वाला भी कर लिया था, इन ये भी कर ली थी हमने। डिस्कस एनी वन करंट इन्वायरमेंटल चैलेंज, ये हमारे लिए तो विजुअली इम्पेयर्ड का था। चलो ठीक है, ये तो हमने कर लिया बाकी। राइट, कैरिंग कैपेसिटी, हाँ जी। आपको नहीं दिख रहा? थोड़ा बेटा इधर हो जाओ साइड पे। ठीक है, नहीं, थोड़ा लेंस भी पता नहीं है नीचे हुआ, अभी ऊपर का दिख रहा है ना? Carrying capacity implies that resource extraction should remain below the resource regeneration
ठीक है, नंबर वन ओके है ना? ये भी हमने वैसे डिस्कस किया था। और दूसरा था जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बोथ वन एंड थ्री। सेम क्वेश्चन ये भी हमने डिस्कस किया था। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर, ये भी कर लिया था, रिपीट है। एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कर लिया था हमने, वेरी गुड। इन द पोस्ट रिफॉर्म्स पीएसयू इज अ डिफरेंट थिंग। India has aimed to reduce country's carbon intensity by approximately 45% by 2030 to achieve green finance and plays a vital role. And green finance is a big ये वो XYZ. So our question देखते हैं, define sustainable development. Can you explain? Yes or no? हाँ। सो अगर आपको डेफिनेशन इसके अंदर नहीं भी गिवन, व्हाट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज अ स्ट्रैटेजी या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी व्हिच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख सकते हो। दूसरा, say the public project areas where sovereign boards green bonds are focused, तो ये यहां से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है स्टेट द पब्लिक प्रोजेक्ट एरियाज। तो पब्लिक प्रोजेक्ट एरियाज देखते हैं। देखो, इंडियन गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स वर्थ 25,000 crores which will be financed according to the framework approved are the sovereign green bonds which will be focusing on number one financing project public projects including renewable, climate change, clean transportation। तो ये लाइन लिख सकते हो। अरे ये देखो, सेम है। ठीक है ना? अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो ये छोड़ देते हैं, प्लीज, ये सबसे फ्री नंबर होते हैं 6 नंबर, जिसको आप लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ा था। तीनों ने छोड़ा था ना? इससे भी नहीं किया था, आपने करा था, किसने छोड़ा था? ठीक है, तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन होता है सबसे इजी होता है दुनिया में। इस हाँ, वही उसने उन सबने में एक एक किए थे, तो फ्री के तो तुमने छोड़ ही दिए थे, तो वो कोई भी नहीं छोड़ेगा, राइट? नेक्स्ट इज हाउ कैन बिजनेस गेट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन फाइनेंस। तो वो भी यही लिखा है ना, देखो, businesses that take green finance can benefit in various ways। तो कोई भी पॉइंट्स लिख दो ना इसमें से, इतने सारे बेनिफिट्स ही जहां तक लिखे हुए हैं। एक तो ये इट हेल्प्स देम फॉलो डिफरेंट एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन दस अवॉइड पॉसिबल फाइन्स। तो नंबर वन ही हो सकता है। नंबर टू, अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एनहांसेस ब्रांड वैल्यू। हाँ या नहीं? ऑर्गेनिक। तो ये सारी बातें, ये दो है, तीसरा भी लिख दो जो थर्ड पॉइंट है। ठीक है जी। डैश इज नॉट कॉज फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, गार्डिंग, ग्रीन कवर। ग्रीन कवर को गार्ड करना मतलब बचाना, प्रोटेक्ट करना। तो कौन सा इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? डी। हाँ या नहीं? यस और नो बच्चा? ये वेस्ट मैनेजमेंट कैन इवन बी नेगेटिव ना, कि हम ढंग से वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए फर्स्ट नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। डैश इज नॉट द स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डैश नंबर वन इज यूज ऑफ बायोगैस। इज ना, ये तो है बायोगैस, हमने कहा यूज करो। सोलर पैनल्स, थर्मल पावर नहीं है। और हाइडल पावर तो है, हाई मिनी हाइडल्स करा नहीं अभी हमने, हाइड्रो नहीं है बेटा। सो यूज ऑफ थर्मल पावर, सी। ओके, इंटरप्रेट द पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट इन्वायरमेंटल चैलेंज। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यहाँ क्या देखो, सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वेरी गुड। सो इट इज प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, परफेक्ट। नाउ इट्स टू लेट, नाउ सॉरी, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। हाँ जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से आ गई? ये वही है, कह रहे हैं हमारे पास वो टाइम का वो बना हुआ है, ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल रहा है तो हम सारे मरने वाले हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है बच्चा, वी डोंट हैव टाइम, ये कह रहे हैं। तो एक्ट बिफोर इट्स टू लेट का मतलब क्या है? आज ही काम करेंगे, आज ही इन्वायरमेंट को बचाएंगे, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है। सो द गिवन इमेज इंडिकेट्स टुवर्ड्स, अच्छा ये तो आंसर है, ये आंसर है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। पॉवर्टी लीड्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यस, है ना? Poor people are dependent upon sources from forests which they sell to earn livelihoods. Both are true and R is the correct explanation of A. Very good.
क्वेश्चन देखना पड़ेगा 31। Sustainable development is a process to be adopted as daily life activity. Write your observations or overcome the steps involved in attaining sustainable development. So ये कह रहे हैं कि पहली बात तो sustainable development can help control pollution. Degradation is also stopped. Yes. Our daily life we can contribute to the environment. Pollution मतलब कैसे, how can you stop? पहली बात तो हम करते कैसे contribute? पब्लिक में जो गंद मचाते हैं, वेस्ट लिटर करते हैं। दूसरा, व्हीकल्स जो हमारे गंद मचाते हैं। उसके बाद अगर हम इसको ठीक कैसे करेंगे, रिसाइकल, रीयूज एंड थर्ड क्या होता है, R3 Rs आर रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। ठीक है, तो रिड्यूस करेंगे हर तरह की पोल्यूशन, रिसाइकल करेंगे चीजें जितनी ज्यादा हो सके, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, एंड रीयूज भी दोबारा से मतलब उसी को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल होता है कि किसी उस चीज को किसी और फॉर्म में यूज करेंगे, एंड रीयूज मतलब बार बार उसको थ्रो ना करके दोबारा से इस्तेमाल करें। राइट, सो वी स्टार्ट रिलाइंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वी रिसाइकल द वेस्ट particularly water and paper and refrain from tree felling before to obtain firewood। ठीक है ना, तो उसको तोड़ो मत, चॉप मत करो। या स्टेप्स क्या क्या है, एलपीजी यूज करो, गोबर गैस रूरल एरियाज में, सीएनजी अर्बन एरियाज में, विंड पावर, सोलर एनर्जी, मिनरल हाइडल, ये सारे जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, फैक्टर्स दैट हैव लेड टू रैपिड इकोनॉमिक, नहीं ये डिफरेंट क्वेश्चन है ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर ये क्वेश्चन आगे दोबारा से वही। व्हाट इज मोनेट्रल प्रोटोकॉल अग्रीमेंट, ये देखो गिवन भी है। मोनेट्रल प्रोटोकॉल रैटिफाइड मतलब कि रैटिफाइड मतलब अगेन उसको दोबारा से इनैक्ट किया गया, साइन किया गया, मतलब लीगली हमने कहा कि हमारे ऊपर इम्पोज किया जाए, ओके किया। ठीक है, in this was first of several comprehensive international agreements that enacted the halt of production of use of ozone depleting chemicals। That means ये क्या ट्रीटी थी जिसमें हमने ये प्रॉमिस किया कि हम वो वाले प्रोडक्ट्स लिमिट करेंगे जो कि क्या करने वाले, ओजोन लेयर की डिप्लीशन करेंगे। दैट मीन्स लिमिटिंग द CFCs। क्लियर, तो मोनोट्रल प्रोटोकॉल के ऊपर आप लिख सकते हैं, वो हमने लर्न भी किया था क्लास में। जैसे अब टेंशन भी होती है कि क्या था, तो ये यहां से आंसर मिल रहा है ना आपको, ओजोन लेयर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज आर moral obligation to hand over the planet in the good condition to future generation। Do you agree? Yes, this is what sustainable development। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इधर से अगर कुछ ना भी आए आप ये कर सकते हो। एक मिनट, एग्जैक्ट आंसर भी देख लेते हैं इसमें क्या है। वैसे तो आप कोई भी उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आंसर लिखेंगे तब भी चलेगा। ये यस वी इंडीड स्ट्रांगली अग्री। नंबर वन, ह्यूमन पोल्यूशन पॉपुलेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो है, मतलब इनमें से कोई भी कर सकते हो ना कि गोबर गैस प्लांट्स, एलपीजी वगैरह यूज करें, रिन्यूएबल सोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करें, पॉपुलेशन को लिमिट करें, हम वही ई व्हीकल्स यूज करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर सकते हो, नहीं तो 3 आवर्स लिख दो तब भी मिल जाएंगे नंबर। क्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही तो है वो। 34। What is land degradation? Say the factors responsible for land degradation, या फिर सेकेंड पार्ट है explain the supply demand reversal of environmental resources। ठीक है, आओ यहाँ पे आ जाओ सबसे पहले। सोर्सेज ये हमने लिखा हुआ है, ये आंसर में हमारे यहाँ पे नोट्स में भी है। लैंड डिग्रेडेशन की व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, फायर फॉरेस्ट फायर्स, ओवर गेजिंग, इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट एरिया, सेम बातें है ना। एंड अनसस्टेनेबल यूज ऑफ फ्यूल वाटर एंड फॉर एक्सट्रैक्शन। सप्लाई डिमांड रिवर्सल क्या है बच्चे, द डिमांड फॉर रिसोर्सेज बोथ फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैज गॉन बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, मतलब हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या है कि वेस्ट जनरेशन की कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी, इन दोनों के हम बहुत ज्यादा बाहर हो चुके हैं।
ठीक है। दिस रिवर्सल ऑफ द सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप विद डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है देन द सप्लाई। दैट मीन्स जो हमारे को एनवायरमेंट दे रही है, एनवायरमेंट जितना सप्लाई कर सकती है उससे ज्यादा हमारी डिमांड है। सो इज इट अ गुड थिंग? और वी वांट कि हमारी जो है रीजनरेशन ज्यादा हो देन एक्सट्रैक्शन। इसके ऊपर पॉइंट बनेगा ना बच्चे, मतलब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई में ये वाली बात है। डिमांड क्या मतलब हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम तो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। सप्लाई हमारे को प्लैनेट कितना कर पा रहा है, वो कम कर पा रहा है। तो हमारे को अपनी डिमांड को कितना लिमिट करना चाहिए, जितना वो सप्लाई। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या लिखना है डिमांड सप्लाई वाली साइड पे? रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस आर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट, मतलब वो जो इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यस ये है। नंबर टू, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस, नहीं ना? सो क्या होना चाहिए आंसर? ए होना चाहिए ना बच्चे? हाँ या नहीं? नॉन रिन्यूएबल थोड़ी ना रिन्यूएबल है। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये सेम सा ही लग रहा है। हाँ या नहीं? So the picture explains sustainable and equitable use of resources, environment or prevent further damage, the biodiversity की कुछ और ही है 28। ऊपर का क्वेश्चन कौन सा था वो हमारा पिक्चर वाला? 28 ही था। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। लास्ट एमटीपी वो था ना ये पीवाई क्यू। पिक्चर देख ली थी, अब एक बार आंसर देखेंगे। पिक्चर एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना? इसमें हम विंडमिल्स देख रहे थे और फॉरेस्ट कवर देख सकते हैं बेसिकली। सो सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, पहले मतलब डेफिनेशन बता दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वहां पे। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। थर्ड क्या है? कंजर्व एंड नर्चर बायोडाइवर्सिटी एंड अदर सोर्सेज। अब ये देख लेते हैं कि ऐसी बातें इन्होंने क्यों की है, पिक्चर को और अच्छे से देख लेते हैं। अगर सेम आ जाए पिक्चर तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखो पेड़ दिख रहे हैं, जानवर, अच्छा ये पूरा नहीं ना दिख रहा था, ये मछलियां दिख रही हैं, ये मछली आ गई, ये बच्चे सारे वो एक्वेटिक एनिमल्स आ गए, मतलब बेसिकली विंड आ गई। और ये कुछ पीछे वो जानवर और दिख रहे हैं। हाँ काऊ को मतलब वो कैटल कुटल से कुछ दिख रही है, घर दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, विंडमिल्स दिख रहे हैं और साफ इन्वायरमेंट दिख रही है। आपको पिक्चर तो अच्छी होगी, देखो अभी पेज है, स्कैन शीट्स हैं तो इसमें इतना ऑब्वियसली क्लियर नहीं है। तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हैं। ठीक है, कि हम बहुत प्यार से ध्यान से अर्थ को बचा के रख रहे हैं और इसको हैंड ओवर कर रहे हैं हाथ में, ऐसा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके हैंड ओवर कर रहे हैं टू आवर फ्यूचर जनरेशन, ताकि एक बेटर वे में वो भी यूज कर सके। ठीक है, हमने सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, ये आप सबके पास है ना? मैंने पहले ही फाइल भेज दी थी, दोबारा से मैं रीसेंड कर दूंगी ग्रुप में, क्योंकि आप तब एडेड नहीं थे। जिसके पास नहीं भी है दोबारा से देख लेंगे। तो आपके देखो जी, पेपर से पहले जिन लोग, अब आप तो इन लोगों के तो रह गए हैं, आपने पेपर कहाँ से पढ़ने हैं? जब भी पेपर के लिए बैठोगे, ये चाहे अभी वो आएंगे प्री बोर्ड्स आएंगे, अब तो सीधा सेकेंड टर्म है स्कूल में, अक्टूबर में है, तो कोई भी बच्चे पीवाईक्यूज नहीं